जय तो भारतम बंधुओं डे 18 में अब देखने वाले हैं हम 1857 की क्रांति के बाद का समय। हम देख चुके थे कि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल था उसके जगह पर वाइसरॉय आ जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जगह पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट शासन आ जाता है। अब इसके बाद वाइसरॉय आते हैं भारत में। वाइसरॉय में दो वाइसरॉय महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें पढ़ना है 1857 के बाद, लॉर्ड लिट्टन पहला और दूसरा लॉर्ड रिपन। तो पहले लॉर्ड लिट्टन को पढ़िए जरा। देखिए लॉर्ड लिट्टन, ये जो लॉर्ड लिट्टन रहता है, लॉर्ड लिट्टन ये 1877 में आता है, 20 वर्ष बाद 1857 की क्रांति के 20 वर्ष बाद 1877 में आता है। और 1877 में आते ही ये एक ग्रांड इंपीरियल दरबार लगाता है। क्या लगाता है? ग्रांड इंपीरियल दरबार, राजशाही दरबार। इंपीरियल ही लिख देते हैं, अंग्रेजी में उसको बोला जाता है ग्रांड इंपीरियल दरबार। इंपीरियल दरबार, तो ग्रांड इंपीरियल दरबार लगाता है काहे खातिर? रानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित करने के लिए। रानी विक्टोरिया को, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए, ये अब भारत की ही महारानी है, ये घोषित करने के लिए ग्रांड इंपीरियल दरबार लगाता है। उसमें बड़े महत्वपूर्ण लोगों को, बड़े लोगों को बुलवाता है भारत के भी, और लाखों रुपया फूंक देता है, उसमें लाखों रुपया खर्चा कर देता है। अब वो दौर था जब भारत के लोगों को 2 रोटी, सूखी रोटी भी खाने को समय से मिलता नहीं था। लोग बड़े गुस्साए, हमको 2 रोटी नहीं मिल रहा है, वक्त का लाखों रुपया ग्रांड इंपीरियल दरबार में फूंक रहा है, बस ये बताने के लिए कि रानी विक्टोरिया भारत की भी रानी। तो लोग बड़े असंतुष्ट। तब तक कि क्या करता है, 1877 में ही जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है भारत में, पहले सिविल सर्विसेज एक्ट लेकर आता है। सिविल सर्विसेज एक्ट, देखिए आजकल जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी जो कराता है, उस समय सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था। वो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था उसमें जो ऑफिसर लोग बनते थे उन्हें कहा जाता था आईसीएस ऑफिसर। क्या कहा जाता था? आईसीएस ऑफिसर। और आज के समय में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम देकर जो टॉप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं उन्हें आईएएस कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, बहुत सारे बनते हैं। उस समय आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था। तो लिट्टन से पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो मैक्सिमम एज लिमिट होता था, वो होता था भारतीयों के लिए 21 वर्ष। माने 21 वर्ष के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आज के समय में मिनिमम है ये, माने 21 वर्ष के पहले आप नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 32 वर्ष तक दे सकते हैं जनरल के लिए। उस समय 21 वर्ष के बाद आप दे ही नहीं सकते हैं, मैक्सिमम है। सोचिए मिनिमम क्या होगा, मिनिमम कुछ था ही नहीं। अब कौन एग्जाम देगा? जिसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री आ जाएगा वही ना। मान लीजिए 19-20 वर्ष में ग्रेजुएशन का डिग्री आया तो एक अटेम्प्ट देगा, 21 वर्ष पर किसी के पास आया तो एक भी अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। तो ऐसा होता था। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि भारत, वो नहीं चाहते थे कि इतने बड़े ओहदे पर बड़े अधिकारी भारतीय बनेंगे। अगर भारतीय बनेंगे तो भारत के हित में फैसला लेंगे। तो जितने बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो अंग्रेज ही होते थे। ये आया लॉर्ड लिट्टन, देखा कि क्या करके पूछा सेक्रेटरी साहब ने, क्या करके 21 वर्ष रखा गया जी? वो सरकार भारत का आदमी बड़ा अधिकारी न बन पाए इसलिए। अच्छा इसलिए तो क्या नहीं बन रहा है सब? नहीं बन रहा है, कुछ बन रहा है सब। जानते हैं सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर के क्या नाम था, वो बने थे सबसे पहले आईसीएस ऑफिसर। तो क्या नहीं बन रहा है सब? नहीं बन रहा है, कुछ बन रहा है। कुछ कहाँ बन रहा है? वो कुछ जो बन रहा है वही ना बन पाए। ऐसा करो, काम करो, 2 वर्ष और ही घटा दो और मैक्सिमम एज लिमिट 19 वर्ष कर दो। 19 वर्ष के बाद कोई दे ही नहीं पाएगा। बताइए 18 वर्ष में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब देगा, वो ये अटेम्प्ट मिलेगा उसको। तो बड़ा मुश्किल होता था। पहले 21 वर्ष में होता था, 19 वर्ष कर दिया और मुश्किल हो गया। सिविल सर्विसेज एक्ट ले आकर 19 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट को कर दिया। ये काम किया और इधर इंपीरियल दरबार लगा के इतना लाखों रुपया खर्चा कर दिया। ऐसे बहुत सारे ही खतरनाक काम करता था जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो गया, जनता क्रोधित हो गई। तो इसके बारे में अखबार में गलत बातें, बुरी बातें की निंदा छपने लगी। और जब अखबारों में ये निंदाएं छपने लगी तो ये अखबार पहुंच गया लंदन तक। लंदन में कैसे पहुंच गया? लंदन की आम जनता तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि लंदन में भी कुछ हमारे भारत के पॉलिटिकल पार्टी हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, नेशनल स्तर पर पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन कई छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती थी भारत में भी और विदेश में भी। आउट ऑफ इंडिया लंदन में भी पार्टी हुआ करती थी, जैसे दादा भाई नौरोजी की पार्टी थी, 1866 में बनाए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में।
वो क्या कहते हैं, मैरी कारपेंटर की पार्टी रहती है, क्योंकि 1867 में बनाते हैं नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो ऐसी पार्टियां रहती हैं, वो भारतीयों के लिए आवाज़ उठाती हैं लंदन में। तो लंदन की जनता तक पहुंचता है वो खबर, उन्होंने उसको पहुंचाया, उस खबर को उठाया। जब ऐसी कुछ बातें होती हैं तो वो पहुंचाते हैं, उसको उठाते हैं उस मुद्दे को। तो जनता के हाथ में वो खबर लगी, अखबार लगा, तो जनता ने कहा भाई नहीं, बढ़िया नहीं हो रहा है। वहाँ की जनता ने कहा नहीं, बढ़िया नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रैंड इंपीरियल दरबार में इतना रुपया फूंक दिया और वहाँ की जनता भूखी मर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी नीति लेकर आया था, दमनकारी नीति। तो जनता निंदा करने लगी वहाँ की ब्रिटिश सरकार की, गवर्नमेंट की। वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंहासन डोलने लगा, कुर्सी हिलने लगी। तो उसने लिप्टन से कहा कि भाई कहाँ ऐसा काम कर रहे हो, यहाँ पर ऐसी खबर तुम्हारे बारे में, अभी तुमको हटा देंगे, इसमें हटा देंगे। हमारी खबर वहाँ तक पहुँच गई, कौन किया है, प्रेस वाला किया है सब, वो काम करो। सेक्रेटरी से बोलता है काम करो, प्रेस एक्ट है बोले आप, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कहाँ ली मैंने सुधरेगा कि और ही बिगड़ गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था, ये 1878 में लेकर आया। 1877 में सब कांड किया, 1878 में जब विरोध होने लगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गया। ये क्या था, कोई भी प्रेस वाला खबर छापेगा सबसे पहले उसको लिप्टन ऑफिस में, हमारे ऑफिस में भेजेगा। खबर पहले हमारे ऑफिस में भेजेगा, उस पर मुहर हमारा लगेगा, तभी वो खबर छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। तो बताइए, ये मुहर उसी खबर पे लगाएगा जो इसमें इसके बारे में अच्छी बातें हों, खराब बातों वाला पर तो लगाएगा नहीं। तो खराब बातें अगर छापती प्रेस वाले छापते हैं तो उनका खबर अखबार बिकता नहीं। और अखबार बिकवाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छापने लगे लिप्टन के बारे में, झूठी खबर। तब लिप्टन मुहर लगा देता था, हम सबसे खुश हो जाता था और उनकी खबरें छप जाती थी, तो पैसा पा जाते थे, कमा लेते थे। और ये अत्याचार और करने लगा, कर रहा है अत्याचार, खबर छप रहा है। अच्छा, जनता तो समझ रही थी, पब्लिक है, सब जानती है कि क्या हो रहा है। कुछ प्रेस वाले थे जिन्होंने बिना अनुमति कहा कि बिना अनुमति लिए ही हम छापेंगे, तो इस सब वर्नाकुलर प्रेस जैसी तमाम चीज़ों को उन्होंने छाप दिया। अब जैसे ही छापा और पता चला और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास फिर से बात पहुंचा, तो कहा कि लिप्टन बाबू, हाँ अब बहुत कर लिए, अब आ जाओ वापस, अब तुमको नहीं रहना है। तो 1881 में इन्हें बुला लेती है। 1881 में इनका खेल खत्म हो जाता है लिप्टन का। इसके बाद आ जाते हैं रिपन। इसके बाद कौन आता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1881 में। रिपन का बढ़िया आदमी उतना नहीं रहता है, अब बढ़िया काम करता है कहाँ है, ये खराब काम किया रहता है तो जनता में संतोष रहता है। उन्हें पता चलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि शायद फिर से अब क्रांति करेगा भारत। इसे 1857 में किया था, 20 बरिस बाद फिर से कर देगा, दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। फिर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, इस समय हम ही कहीं नहीं उखड़ जाए, हमको ही भागना पड़े वहाँ से। तो इन्होंने 1881 में लॉर्ड रिपन को समझाया, पूछा कि भैया कि अब थोड़ा जनता, भारतीय जनता के लिए अच्छा अच्छा काम करो कि खुश हो जाए, क्रांति मत करें। तो रिपन आया, अच्छा अच्छा कुछ काम किया। क्या काम किया, आते ही सबसे पहले फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट लाने वाला यही था। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में आते आते ला दिया। वो ग्रैंड इंपीरियल दरबार लगाया आते आते फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट। क्या होता था, भारत में फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम किया करते थे उनको अच्छा वेतन मिलता नहीं था। उन्हें 8 घंटा की जगह 16-16 घंटा काम करवाता था, 8 घंटा का वेतन मिलता था। अनलिमिटेड काम जितना मन करता था कराता था सब, अच्छा मजदूरी भी नहीं देता था सब, और बालकों से भी बाल मजदूरी करवाता था। तो इस सब पर रोक लगा दिया कि नहीं, 8 घंटा से अधिक किसी को ड्यूटी करवाना नहीं है, फिक्स सैलरी देना है, बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना है, 18 वर्ष के नीचे के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना है, और 12 वर्ष के बच्चों तक को शिक्षा का अधिकार रहे। शिक्षा के लिए ये कमीशन लेके आया, फर्स्ट हंटर कमीशन। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट लेकर आया और 1881 में ही फर्स्ट हंटर कमीशन लेकर आया। 1881 में 1882 में 1881 में ये लेकर आया फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट, और 1882 में फर्स्ट हंटर कमीशन। 1882 में आप कहेंगे हंटर कमीशन तो जनरल डायर के लिए बैठा था, उसके खिलाफ मुकदमा चला था जलियांवाला बाग के बाद, वो सेकेंड हंटर कमीशन था। ये फर्स्ट हंटर कमीशन जो था ये एजुकेशन के लिए था। फर्स्ट हंटर कमीशन जो था ये एजुकेशन, शिक्षा के लिए था, ये शिक्षा के लिए था। इसको पहली भारत की एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है। प्रथम शिक्षा आयोग, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ही के भी नाम से इसे जाना जाता है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग। ये लेकर आया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, वही सब बात है। और जब ये सब काम किया तो जनता इससे खुश होने लगी, तो ये सोचा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का काम तब था लिप्टन के लिए जब जनता असंतुष्ट थी उससे, उसके बारे में बुरी खबरें छपती थी। अब तो हमारे बारे में ऐसी अच्छी खबरें छपेंगी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। तो 1882 में ही क्या किया,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ये चलाया था इसे ये ख़त्म कर दिया 1882 में। और अच्छा काम किया, इसलिए इसे जो है फादर ऑफ मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा गया। लॉर्ड रिपन को पूछेगा किसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहा जाता है? मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस, फादर ऑफ मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा गया, ठीक है। इसे अच्छा लोग मानने लगे। अब 1885 में आता है लॉर्ड कर्जन। कौन आता? लॉर्ड डफरिन। कर्जन तो बंगाल विभाजन के समय आता है। लॉर्ड डफरिन आता है 1885 में। जब 1885 में लॉर्ड डफरिन आता है तो ये देखता है कि भाई लॉर्ड रिपन की अच्छी छवि है, बड़ा बढ़िया काम किया था, दिखावे के लिए ही किया, लेकिन किया हमसे तो दिखावे के लिए भी नहीं किया जाएगा, तो जनता कहीं फिर से विरोध हमारा करने लगे, तो हम क्या करें? सोचने लगा, चिंता में पड़ गया। इसका एक सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड क्रॉस। क्या नाम था? लॉर्ड क्रॉस। और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल वाइसरॉय था भारत का। और क्या कहते हैं, इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका नाम था लॉर्ड क्रॉस। कौन था वो? लॉर्ड क्रॉस। तो चिंता में रहने लगा लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड क्रॉस ने कहा क्यों चिंतित हैं? उसने कहा ऐसी बात है, लॉर्ड रिपन की अच्छी छवि है, हमसे तो दिखावा भी नहीं किया जाएगा, हमारा क्या होगा कालिया। तो ये बोला क्रॉस की आप चिंता मत करिए, एगो है, नाम है एओ ह्यूम, रिटायर ऑफिसर है, अंग्रेजी ऑफिसर, रिटायर, सेवानिवृत्त, बड़ा बढ़िया सुझाव देता है। रिटायर होने के बाद भी उस सेवा देते रह रहा है, बड़ा बढ़िया हम लोग को सुझाव देता है, वो कोई सुझाव दे सकता है। तो एओ ह्यूम को बुलाया गया। बहुत लोग बोलते हैं कि एओ ह्यूम बड़ा बढ़िया था, ये था वो था, उसने भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में मदद की, उसको फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। तो फादर ऑफ कांग्रेस एओ ह्यूम को कहा जाता है। बहुत अच्छा था, अंग्रेज होकर भी अच्छा था, अच्छा वजह कुछ नहीं था, अंग्रेजों का ही था, अंग्रेजों के लिए ही था, अंग्रेजों से अंग्रेजों का और अंग्रेजों के लिए था एओ ह्यूम। तो लॉर्ड क्रॉस ने नाम सुझाया एओ ह्यूम का, उससे सलाह लीजिए। एओ ह्यूम भी जो करता था भारत में अच्छा बनने के दिखावे के लिए, एओ ह्यूम कहा कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाया जाए, सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाया जाए। ये क्या था सेफ्टी वाल्व थ्योरी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या था? तो बोला कि भारत में अभी बहुत छोटी मोटी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, छोटी मोटी स्थानीय पार्टियां, विदेशों में भी पार्टियां, जिसे भारत में आपका पहला पार्टी जो भारत का था, यह फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो था भारत में मॉडर्न इंडिया का, वो था बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी 1839 में, लिखिएगा इधर। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, राजनीतिक पार्टी भारत में बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, द्वारकानाथ टैगोर, कब? 1839 में। ये पार्टी इन्होंने बनाई। इसके बाद और भी कई सारी पार्टियां, जैसे कि एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी की वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। जी लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी ने उसको उसकी स्थापना की थी। इधर लिखते हैं कौन सी पार्टी थी आपकी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली पॉलिटिकल पार्टी, वापस लीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। इसकी स्थापना किसने? जी लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी ने किया, जी लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी।
जी लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी, लक्ष्मी नरसिम्हन चेट्टी, ठीक, इन्होंने इसकी स्थापना की। इस पर एक और पार्टी का नाम आता है 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ ने बनाया था बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन। जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ 1852 में बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन बनाया। और भी पार्टियां 1870 में आपका ये एमजी रनाड़े और जीवी जोशी दोनों मिलकर पुन्ना सार्वजनिक सभा बनाते हैं। पुन्ना सार्वजनिक सभा कौन कौन? तो आपके एमजी रनाड़े और पीवी जोशी। तो क्या कहते हैं, एमजी रनाड़े और पीवी जोशी आपके जो होते हैं, ये आपके एमजी रनाड़े और पीवी जोशी मिलकर कौन सी पार्टी बनाते हैं बाबू? तो इनके पार्टी का नाम रहता है पुन्ना सार्वजनिक सभा 1870 में। तो 1870 में ये पार्टी अपनी पुन्ना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा ये बनाते हैं। इसके बाद आउट ऑफ इंडिया भी पार्टियां रहती हैं, भारत के बाहर भी आउट ऑफ इंडिया भी पार्टियां रहती हैं। इसे दादा भाई नौरोजी के हम पहले ही बताएं आपको, दादा भाई नौरोजी का पार्टी पहले बताई नहीं है तो बस बोल देते हैं एक बार फिर से। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाया। मैरी कारपेंटर ने 1867 एक वर्ष बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में बनाई, आउट ऑफ इंडिया पार्टी, ये देख लीजिएगा। फिर और एक पार्टी थी कोलकाता में 1872 में आनंद मोहन बोस। 1872 में कोलकाता आनंद मोहन बोस एक पार्टी बनाते हैं। 1872 में इस पार्टी का नाम क्या रहता है? तो इंडियन सोसाइटी। आगे चल के 1872 के बाद 1876 में 4 साल बाद इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन जाते हैं। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या करते हैं? इस इंडियन सोसाइटी का नाम बदल के इंडियन एसोसिएशन कर देते हैं, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, कांग्रेस के आने से पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने से पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस के आने से पहले ये इंडियन एसोसिएशन सबसे गतिशील पार्टी रहती है भारत में। उसके पहले 1876 से का शुरू होता है इसका। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां रहती हैं, छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्र में। यही हम कहता है जितनी पार्टियां हैं सबको एक कर दिया जाए और एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाए। इससे होगा क्या? वो राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र भर में जो भी जनता की तकलीफें होंगी उसको दूर करने का काम करेगी। जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे उस पॉलिसी को जनता को समझाएगा, उसके अच्छे बुरे पहलुओं को बताएगा। जनता असंतुष्ट होगी अगर किसी पॉलिसी के बाद आने के बाद, तो वो कंप्लेन करेगी। किससे करेगी? कांग्रेस से। हमसे कंप्लेन नहीं करेगी, हमारी बुराई नहीं करेगी, कांग्रेस से कंप्लेन करेगी। अगर और कांग्रेस को कहेगी ऊपर, कांग्रेस कहेगी हम ऊपर इस बात को ले जाएंगे, हमसे वो बताएगा कांग्रेस, हम उसका बात मानेंगे नहीं। जनता उसी को दोषी समझेगी, हमको नहीं समझेगी कि यही नहीं आगे ऊपर बढ़ा रहे होंगे खबर को। तो कहता है डफरिंग की जनता का बुर्बक है, हम लोग को नहीं जानती है हम लोग कैसे हैं। नहीं, बुर्बक नहीं है, हम लोग को जानती है, इसीलिए हम कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो काम लॉर्ड रिपन ने किया है उससे जनता की नज़र में हमारी छवि बढ़िया हो गई। और आप तो अभी नए नए हैं, आप तो कुछ किए हैं नहीं। जनता अभी हमको बढ़िया समझ रही है। और जनता को इतनी जानकारी थोड़े नहीं है आम जनता को कि ये वाइसरॉय बदल गया तो वो होगा, ये होगा, क्या होगा, कैसा होगा। कोई लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि वाइसरॉय बदला और वाइसरॉय कौन है। लेकिन 4 साल बहुत बढ़िया बढ़िया काम रिपन किया तो जनता हम लोग को अब अच्छा समझ रही है। वो यही समझेगी हम लोग जो नीति लाएंगे वो बढ़िया ही लाएंगे। अब अच्छा हमारे अच्छे दिन आ गए, वो ये सोच रही है अच्छे दिन आ गए हैं। अगर उसे कुछ बुरा लगेगा कांग्रेस को कंप्लेन करेगी, कांग्रेस हम तक बात पहुंचाएंगे, हम उसके बात को मानेंगे नहीं, वो समझेगी कि कांग्रेस से गलत है। तो एक बीच में हमारे सेफ्टी वाल्व क्रिएट हो जाएगा कांग्रेस के नाम का।
अब कांग्रेस पार्टी का नाम डिसाइड नहीं हुआ था, मैंने कहा एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो डफरिन संतुष्ट होता है, कहता है ठीक है सर ये काम शुरू करो। तो एओ ह्यूम जो होता है मिलता है, दादा भाई नौरोजी हो गए, ये क्या कहते हैं आपके WC बनर्जी हो गए, इन सबसे मिलता है, बढ़िया से समझाता है, कहते हैं ठीक है भाई एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हम बना लें सब पार्टियों को मिलाकर। तो विभिन्न राजनीतिक दलों से, उस समय भारत में जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उससे 72 प्रतिनिधि आते हैं, 72 प्रतिनिधि आते हैं। 72 प्रतिनिधियों को डेलीगेट्स बोला जाता है अंग्रेजी में। 72 प्रतिनिधि आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, और ये एक मीटिंग रखते हैं, ये एक मीटिंग रखते हैं। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहली मीटिंग कहाँ पर डिसाइड की जाती है? ये पुणे में डिसाइड की जाती है, पुणे में होगा, लेकिन पुणे में आ जाती है उस समय कोलेरा की महामारी, इसलिए इसको शिफ्ट किया जाता है बॉम्बे। तो पहले डिसाइड होता है पुणे में मीटिंग, लेकिन कोलेरा महामारी आ जाती है इसलिए इसको कैंसिल किया जाता है, और बॉम्बे में इसको सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, सर तेजपाल जी को सर का उपाधि यही सब दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया था सर का उपाधि, वो लौटा दिए थे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। अंग्रेजी में सब देता था, सर का उपाधि, राय बहादुरी का मेडल सब देता था। सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस मीटिंग को रखा गया, और क्या कहते हैं 72 प्रतिनिधि आए यहाँ पर। इसमें जो सबसे वृद्ध थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने लंदन में पहला पार्टी अपना आउट ऑफ इंडिया बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। वो सबसे वृद्ध है इसमें, वो दादा भाई नौरोजी रहते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नाम सुझाते हैं पार्टी का कि पार्टी का नाम होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। लंबे समय तक लंदन में रहे थे, तो नामों अंग्रेजी सुझाएंगे, कोनो भारतीय नाम थोड़े नहीं सुझाएंगे। अंग्रेजी नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस सुझा दिए, वहाँ पर भी अपनी पार्टी बनाए थे, तो वैसा ही ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, उसी के नकल पे। तो अंग्रेजी अंश इनके अंदर तक, जितने कांग्रेस में भी जितने बड़े बड़े नेता थे अधिकतर सब ब्रिटेन से पढ़कर आए थे, तो ब्रिटेन की संस्कृति उनके अंदर भरी थी। संविधान भी हमारा बनता है, तो संविधान में भी अधिकतर जो संविधान सभा के सदस्य होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े जगहों पर अहदों पर होते हैं, उसमें वो भी सब ब्रिटेन से पढ़कर आए थे, तो वैसी संस्कृति उनके मन में रहती है, वैसी सभ्यता, तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, ब्रिटेन से पढ़कर ही आए थे, बहुत सारे लोग, तो ये सब दिमाग में वही ब्रिटेन की संस्कृति रहती है। वहाँ पर वो सब पढ़ाएगा अपने यहाँ, तो आपके अंदर वो भारतीय राष्ट्रवाद थोड़ा नहीं भरेगा, सब वो ब्रिटेन की महिमा की गाथा ही गाएगा सब, है? और वही आपके अंदर जो आप शुरू से बचपन से पढ़ेंगे आपके अंदर भर जाएगा कि नहीं, तो बहुत बढ़िया था। तो इसमें भी अधिकतर कांग्रेस में लोग समझते हैं कि ब्रिटेन बड़ा बढ़िया, ब्रिटेन वो सूर्य है जिसका अस्त कभी नहीं होगा, पूरे विश्व पर साम्राज्य इसका एक दिन स्थापित हो जाएगा। अधिकतर इस समय है, इससे मुकाबला करने की बस की बात नहीं, याचना प्रार्थना करके जो मिल जाए वो बढ़िया। इसलिए हम देखेंगे सब एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एज ऑफ मतलब उग्रवाद और ये क्या कहते हैं उदारवाद, दो भाग इसके होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम सुझाते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? WC बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। नाम छोटा करने के लिए अंग्रेजी का लेटर यूज कर लेता था, नाम छोटा करने का इतना शौक, जैसे एकदम VIP लगेंगे, ऐसे हम बोलेंगे WC बनर्जी जी नरसिम्हन बोलेंगे तो मतलब एकदम VIP हम लगेंगे, इस तरह का। तो इसे नाम रखा है जी लक्ष्मी नरसिम्हन। अरे जी से फुल फॉर्म अपना नहीं बता सकते थे, मगर नाम का पता भी चल जाता, WC बनर्जी। छोटा करने के पीछे, छोटा करने से क्या मिल गया? इतना समय बचाना है, कितना समय आप लोग बचाते हैं आप लोगों को पता नहीं, हमको नाम लेने में समय तो कब बीत जाएगा। WC बनर्जी प्रेसिडेंट सबसे पहले कांग्रेस के, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का ये बॉम्बे में होता है, जिसमें इसका नाम डिसाइड होता है। हाँ, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कांग्रेस आ जाती है, इनकी सेफ्टी वाला नीति इनका कामयाब हो जाता है। अब शिकार बनती है कांग्रेस, ये सब सुरक्षित रहता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, बाद में लोग का पोल खुल जाता है। तो आगे हम देखेंगे एज ऑफ मॉडरेट्स और एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादियों का काल और उग्रवादियों का काल। इसी में दो मत के लोग होते हैं, उनके विषय में हम देखेंगे, नरम दल और गरम दल। इसके विषय में आगे चर्चा करें। तब तक के लिए
जय तो भारत संस्कृति, जय श्री राम।